एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी फिजिक्स के मॉडल पेपर का यह पार्ट 3 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करें जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सारे विद्यार्थी इस समय जो हैं मोबाइल में केवल एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को सर्च कर रहे हैं और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करे। आप एक वीडियो देखिए और तब विश्वास करिए और तब अपनी तैयारी यहाँ से कंटिन्यू करिए। हमारे द्वारा जो है फिजिक्स के मॉडल पेपर मेरा टारगेट है 15 और हो सकेगा तो 20 ठो में करा दूंगा। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आई एम श्योर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बिना टाइम गंवाएं अब चलते हैं तुरंत क्वेश्चन पर। लाइक से ज़्यादा शेयर को महत्व दीजिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे कई प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा एवं उनके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए आप प्रयुक्त करेंगे अमीटर एवं वोल्ट मीटर दोनों श्रेणी क्रम में, अमीटर एवं वोल्ट मीटर दोनों समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में अमीटर एवं समांतर क्रम में वोल्ट मीटर, समांतर क्रम में अमीटर और श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जब इस तरह से श्रेणी क्रम रहेगा तो जो अमीटर है उसको श्रेणी क्रम में ही लगाएंगे, क्योंकि सारी धारा जो है आप सबको पता ही है कि जो मतलब कि ध्यान दीजिए, जो आपकी जो ये धारा है वो सब श्रेणी क्रम में समान बहती है, इसलिए हम श्रेणी क्रम में मीटर लगाएंगे। वो मतलब कि प्रतिरोध उस विभवांतर अलग अलग रहता है, इसलिए विभवांतर को हम समांतर क्रम में लगा देंगे। सिंपल है जी। नंबर नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करता है। जब वह इसी चश्मे को पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसे सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। नज़दीक लेकिन कम दृष्टि, नज़दीक तथा ज़्यादा दृष्टि, दूर लेकिन अधिक दृष्टि, दूर किंतु कम दृष्टि। तो आप सभी को इस प्रश्न का जवाब देना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो वो सीढ़ी भाई नज़दीक दिखाई देगी और ज़्यादा दृष्टि के साथ दिखाई देगी। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, संलग्न परिपथ में R1 व R2 में बहने वाली धाराओं का अनुपात यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो R1 में कितनी धारा बहेगी और R2 में कितनी धारा बहेगी, ये यहाँ पर आप सभी को उसका अनुपात बताना है। और इसके ऑप्शन जो है मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं इस प्रश्न पर फिर लौटता हूँ। 1:1, 2:, मतलब सॉरी 1:2, फिर 2:1, 1:1 और 2:2। तो इसका सही जवाब आप सबको बताना है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, जब धारा निकलेगी यहाँ मतलब बैटरी से ऐसे आएगी, तो जो धारा R1 में जा रही श्रेणी क्रम में है वही धारा R2 में भी जाएगी। तो अगर धारा का मान समान है तो जब हम अनुपात बनाएंगे समान चीज़ें रहेंगी, तो समान चीज़ों का अनुपात सदैव 1:1 होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1:1। नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति की आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख पाता। इस दृष्टि दोष के निवारण हेतु उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो इस 54 नंबर वाले प्रश्न का जवाब होगा 7/3D। ठीक है। अब देखिए, न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करना जो थोड़े से बड़े न्यूमेरिकल होंगे वो संभव नहीं है। उसके लिए मैं आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कम से कम 3 वीडियोज़ के माध्यम से 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के करा दूंगा। ठीक है। तो इसलिए आप तब तक इंतज़ार करें, जितने बन सकेंगे उतना वहाँ समझा दूंगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है। यदि वह लकड़ी के गुटके को बाल्टी के पानी में डाल दे तो वह अनुभव करेगा समान भार, अधिक भार, कम भार, इनमें से कोई नहीं। तो आपके 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो समान भार। भाई गुटका तो लड़का ही ना लिया था और डाला बाल्टी में है, तो उसको जो है अधिक भार महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा तो कुछ लिया नहीं ना। नंबर नेक्स्ट है, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, परिवर्तित रहता है। इस तरह से कई जवाबों को दे दिया गया है। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने मुस्कुरा कर आ रहा है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के निकट बिंदु की दूरी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा कम दिख रहा होगा।
तो निकट बिंदु जो है 0.40 मीटर है। इस दोष के निवारण हेतु जो आपका लाए गए लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं न्यूमेरिकल जो है इस समय यहाँ पर जो बड़े होंगे उन जो जिसमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है उनको नहीं समझा पाऊँगा, उनका केवल आंसर बताऊँगा। अगर आप घर से कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको आगे न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊँगा ही। अब देखिए इस प्रश्न में लिखा है, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। एक सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि आवर्धन क्षमता 375 है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस 58 क्वेश्चन का जवाब होगा 2 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर आएगा। नंबर नेक्स्ट, भारी ट्रकों अथवा ट्रैक्टरों के टायर बहुत चौड़े होते हैं ताकि सुंदर दिखाई दें, दाब कम पड़े, दाब अधिक पड़े, संतुलन बनाए रखें। तो देखिए चौड़े होने का पहला कारण क्षेत्रफल अधिक हो गया, और आपको पता है दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, दाब मतलब कि जो दाब है कम लगेगा, इसी वजह से दाब कम पड़े वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा तथा यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। तो कौन सा ऐसा समीकरण जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो W/H इज इक्वल टू J, राइट। W यांत्रिक कार्य है, ये ऊष्मा है, और J जो है ये ऊष्मा तुल्यांक शायद बोलते हैं इसको। नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसकी सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का आवर्धन कांच के रूप में प्रयोग करता है। मतलब न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के उत्तल आवर्धन कांच का प्रयोग करता है। तो इसके द्वारा प्राप्त आवर्धन होगा, इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 8.50। मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने वाले इस समय जिसमें दिक्कत हो रही है उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। चले खैर, तो देखिए एक बात तो इस पेपर से पता चल गया, इस मॉडल पेपर से एक बात पता चल गई कि ये जो है पूरा बेस्ड है लेंस की क्षमता पर और मानव के नेत्र पर। कितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, और प्रतिरोध पर ही सर पूरा डिपेंडेंट है। तो इस टॉपिक को अब आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत 1 घंटे बैठकर अच्छे से क्लियर करो आप लोग, ठीक है। आपको AU एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेन कैंपस लेना है, और अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो मिल भी जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 1.5 और 1.2 डायोप्टर लेंस की दो जो लेंस हैं, मतलब क्षमता की जो दो लेंस हैं, तो वो संपर्क में रखे गए हैं। उनके संयोजन क्षमता तथा फोकस दूरी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4D और 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 4D और 25 सेंटीमीटर। नंबर नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो 63 नंबर का सही जवाब होगा 300%, ठीक है, सॉल्व करने पर आएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और क्या कहते हैं संवेग में जो संबंध होता है उसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। नंबर नेक्स्ट, 2 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.45 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों सेल 1 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं। परिपथ में धारा का मान यहाँ पर कैलकुलेट करके आप सभी को बताना है। तो धारा का फार्मूला होगा, देखिए, विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो 1.5 विद्युत वाहक बल है और कुल प्रतिरोध जो है 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और 2 सेल इनमें समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो देखिए फार्मूला यहाँ कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। तो खैर सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ, इसका आएगा 0.75, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है, समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं तो उसका फार्मूला शायद NE बटा स्मॉल r प्लस N कैपिटल R होगा, ठीक है। तो मतलब 2 सेल है तो 2R बटा स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R, यही होगा। इसी से सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की ओर उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु जो है 4 सेंटीमीटर ऊंची रखी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बता दूं, 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा -8/3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे माइनस में यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है, बाकी ऊंचाई कहाँ कभी उल्टा हो, मतलब कि माइनस में आएगी। नंबर नेक्स्ट हमारा है बच्चा कि किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्व शक्ति है, उसका तात्पर्य है
तो एक अशुशक्ति सामर्थ्य होने का मतलब क्या होता है, आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, सामर्थ्य का फार्मूला होता है W/T। तो W मतलब जूल और T मतलब सेकेंड। मात्रक से पता कर लो, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो आई थिंक जो मैंने याद किया था p²/2m यही होना चाहिए, और शायद ये सही भी है। यस, इट इज़ राइट। नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। बी नंबर सही हो जाएगा। ऊपर से गिर रही, गति बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा घट रही है क्योंकि शून्य होने की स्थिति में पहुंच रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर नेक्स्ट, भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, ऐसे में सही कथन है। तो आप सबको बताना है सही कथन क्या है। भारी गेंद का अधिक संवेग होगा, आप बताइए भाई। भारी गेंद है तो द्रव्यमान अधिक है, और द्रव्यमान अधिक है तो संवेग अधिक ही होगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस थोड़ा सा। एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट जाता है। तो व्हाट इज द रीजन? वायुमंडलीय गैसों का दाब अधिक हो जाता है, इस कारण ऐसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही था। नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दो बल P1 व P2 का परिणामों P2 से 90 अंश पर है तथा इसका परिमाण जो है P2 के समान है। तो P1 का परिमाण है सदिश से लिया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जवाब होगा √2 P2। ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या की। अब भैया क्या पूछ रहा है यहाँ पर? कार्य पूछ रहा है। एक समान वेग से घूम रही है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब चक्रीय प्रक्रम होता है तो वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन इज ऑलवेज जीरो बिकॉज आपकी बल और विस्थापन जो हैं वो दोनों शायद लंबवत होते हैं। इस वजह से हमेशा यहाँ पर वृत्तीय गति में जो है आपका कार्य जो है वो शून्य ही होगा। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 व m2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? ये प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में भी था, m1 गुणित m2। रट लो, 2 बार हमने दिखा दिया इस प्रश्न को। ठीक है, पिछले नहीं, पहले मॉडल पेपर में था। पिछला तो दूसरा मॉडल पेपर था ना। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये आपका विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल जो है, तो प्रकाश की चाल चलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ो। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह है, तो आवृत्ति उसी की अधिक होगी जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो तरंग दैर्ध्य बैगनी की कम होती है तो आवृत्ति इसकी अधिक होगी, विचलन इसमें अधिक होगा। डेट्स ऑल। नंबर नेक्स्ट, किसी नाव पर अधिकतम 1000 किलोग्राम का भार रखा जा सकता है। खाली नाव का 1/5 भाग जल में डूबता है तो नाव का भार होगा, केवल जवाब बताया जाएगा, साल नहीं दिया जाएगा, 250 किलोग्राम। नंबर नेक्स्ट है, एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा है, उसमें पानी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, पानी के लिए μ = 4.3 है, तो जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी। यहाँ पर आपको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जल की सतह से सिक्के की दूरी जो है तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 11 पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर। नंबर नेक्स्ट, 500 ग्राम का पिंड 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में फेंका जाता है। पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी, तो अधिकतम ऊंचाई पर अगर ऊर्जा की बात करें तो ये निकल कर आएगी 400 जूल। राइट। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है, बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। दूरी का ये मात्रक याद रखिएगा। ठीक है। विरामावस्था में यम द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी m/c² m² और c²m और mc²। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो mc² रिलेटिविटी ऑफ मतलब कि जो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत था उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। नंबर नेक्स्ट,
प्रकाश का पूर्व परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश, तो देखिए पूर्ण परावर्तन जो है यहाँ पूर्व लिखा है, पूर्ण परावर्तन जो है तभी संभव होता है जब प्रकाश सघन से विरल में जाए। तो कांच है सघन, जल है विरल, सही। जल है सघन लेकिन कांच ज़्यादा है सघन, यही आपका होगा मतलब कि सही नहीं है, मतलब प्रश्न में यही सही जवाब होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट है, डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब है। तो इसको हम लोगों ने बचपन में बड़े अच्छे ढंग से याद किया था। तो हम लोग पढ़ते थे कि एच बराबर मतलब पी बराबर एच डी जी, मतलब पंडित जी बराबर हड्डी जी। तो बड़े आराम से याद हो जाता था। खैर ऐसा हमारे लोगों का कभी उद्देश्य नहीं रहा कि टीचरों की बुराई करें, ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट, एक लोहे के टुकड़े का आयतन 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब है। इसे जल में डुबोने पर इस पर उत्प्रेक्ष बल लगेगा। जल का घनत्व इतना, ये इतना, वो उतना। तो यहाँ पर आपको उत्प्रेक्ष बल पूछ रहा है, सॉल्व करने पर ये आंसर मिल जाएगा आपका 40 न्यूटन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते बोलते थक गए हम। जल ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है, जल ठोस एवं द्रव दोनों मतलब स्वरूपों में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हिमांक पर वो जो है हिमांक उसकी साम्यावस्था को ही रिप्रेजेंट करेगा। नंबर नेक्स्ट, मानव नेत्र में रेटिना पर बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? वास्तविक तो बनता ही बनता है लेकिन उल्टा बनता है। अनुभव के आधार पर हम लोग उसको सीधा देख लेते हैं, ठीक है। एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है जो कि समय t तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है वो समानुपाती होगी, किसके समानुपाती होगी? तो ये आपके t⁻³ के। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित रंगों में से प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो लॉर्ड रेले या रैमजे ऐसे कोई वैज्ञानिक थे, उनका प्रकीर्णन प्रयोग में एक उन्होंने फार्मूला दिया था, प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। लैम्डा अधिक प्रकीर्णन कम, लैम्डा लाल का अधिक होता है, प्रकीर्णन लाल का कम होगा। लैम्डा बैगनी का सबसे कम होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य बैगनी की सबसे कम होती है, तो प्रकीर्णन बैगनी की सबसे अधिक होगी। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक जो है आपका बैगनी में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, तो 87 नंबर तो अभी किया, 88 नंबर, समान द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक है? तो ये आपका होगा लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, लड़की नहीं, यहाँ पर लकड़ी। नंबर नेक्स्ट, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी बनता है, वास्तव में कभी भी नहीं बनेगा। वास्तव में प्रतिबिंब जो है केवल अतल दर्पण से बनता है। नंबर नेक्स्ट और लास्ट, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻26 ग्राम है। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको जाइए मेरा फिजिक्स का एक वीडियो अपलोड है, उसको देखिए, वहाँ पर मापन चैप्टर से नाम वहाँ पर मापन लिखा होगा, उस वीडियो को देखिए, तो इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। खैर आपको चाहिए इसका जवाब, तो लीजिए इसका जवाब आ गया पहला वाला। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।